सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि में जैसा कि मैंने बताया कि स्वर ध्वनि में स्वर ध्वनि का ही मेल होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हिंदी भाषा में यानी कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं। तो 11 स्वर हैं जो आप देख रहे हैं। पहला है अ, आ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। तो इन्हीं का मेल होगा स्वर संधि में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे इन स्वरों की प्रकृति पहचानते हैं। हम देखेंगे हमारी लिपि की बड़ी विशेषता है कि बड़े व्यवस्थित क्रम से हमारी वर्णमाला है। हम देखते हैं कि ए और आ दोनों एक जैसी प्रकृति के हैं, दोनों कंठे हैं और पहला इसमें ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है। ह्रस्व और दीर्घ मात्रा इनके बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर यह नामकरण किया गया है। ह्रस्व स्वर में न्यूनतम समय लगता है, जो भी एक ध्वनि निकालने में चाहिए न्यूनतम समय, और जो आ शब्द है, आ अक्षर है, इसमें इससे दुगना समय लगता है, इसलिए हम इसको दीर्घ कहते हैं। तो एक ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ। इसी प्रकार ई और ई ध्वनियां हैं। पहला ह्रस्व है, ये दिस वन, और ये हमारा दीर्घ है। इसी प्रकार उ और उ में पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ है। री हमारा केवल ह्रस्व है। दीर्घ स्वर हमारे हिंदी भाषा में काम नहीं आता, ये संस्कृत में हुआ करता था, तो उसका यहाँ दीर्घ रूप हमारे यहाँ नहीं है। ए और आई ये संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त स्वर हैं, दो स्वरों के मेल से बनेंगे ये। ऐसे ही ओ और औ, तो ए संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है। आप देखेंगे कि एक मात्रा इस पे अतिरिक्त लगी हुई है आई में, और ऐसे औ में लगी हुई है। तो ये इनको हम क्या कह सकते हैं, आई को हम वृद्धि स्वर कह सकते हैं क्योंकि मात्रा में वृद्धि हुई है, और ऐसे ही औ को भी हम वृद्धि कह सकते हैं। तो ये इस तरह से इनका वर्गीकरण है। तो हमारे ह्रस्व और दीर्घ के साथ है एक तो क्रम, और एक है संयुक्त स्वर और वृद्धि स्वर, संयुक्त स्वर और वृद्धि स्वर। अब ये देखने की बात है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि दो शब्दों के जब हम संधि करेंगे तो उसमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, तो उस अंतिम ध्वनि को कैसे पहचानेंगे, ये देखने की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको व्यंजन के बारे में एक बार बता दूं। स्वर तो आपको दिख गए हैं, व्यंजन की रचना या संरचना किस तरह से है। तो व्यंजन का विन्यास देखिए, मैं एक व्यंजन लेता हूं। पहला क, इस तरह आप देखते आए हैं इसको। तो इसका जो विन्यास है वो क्या होगा, क को हम क हलंत प्लस में ए। ये आपको पता ही है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से उच्चरित नहीं होता, इसलिए अनिवार्यतः उसमें स्वर मिला रहता है। तो क ध्वनि में क व्यंजन तो है ही है, इसके साथ ये जो क बोलने में हम क कह रहे हैं ये तभी संभव है जब इसमें ए शामिल हो। का कहेंगे तो उसमें आ शामिल हो जाएगा, की कहेंगे तो उसमें ई शामिल हो जाएगी, कु कहेंगे तो उसमें ऊ शामिल हो जाएगा। तो ये आप इनका वर्ण विन्यास देखिए। तो इसका मतलब क अगर कहीं लिखा हुआ हो बिना हलंत के, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या मिला हुआ है, कोई न कोई स्वर मिला हुआ है, यानी कि ए। अगर क है तो उसमें ए है। तो क की अंतिम ध्वनि क्या हुई, अगर मान लीजिए कोई शब्द क पर समाप्त हो रहा है, तो उसकी अंतिम ध्वनि क्या निकली, क नहीं कह सकते हम उसको क्या कहेंगे, ए। ये देखिए आप ध्यान से, क हलन प्लस ए, तो अंतिम ध्वनि तो ए हुई ना। तो इसलिए हर व्यंजन में जो अंतिम ध्वनि है वो स्वर ही होती है। ये आपको एक समझने की बात है। अब हम आते हैं अपने वापस उसी विषय पर। ये देखिए आप, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ए और आ एक प्रकृति के हैं, ये दोनों, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, इसमें अगर ये अन्य स्वर मिलें तो क्या होगा। आप देखिए जैसे कि मैंने चार्ट बनाया है, ये फ्लो चार्ट देखिए आप इसका, कि अगर ए और आ दोनों ही मिल जाएं, दोनों में, इसको देखकर अगर देखिए आप ध्यान से देखिए कि ए और आ अगर ये परस्पर मिलें, इसका मतलब क्या निकला, ए में ए मिल सकता है, ए में आ मिल सकता है, या रिवर्स, आ में ए मिल सकता है, आ में आ मिल सकता है। तो 4 तरह के केस होते हैं इसमें, ए में ए में आ में ए, या आ में आ। तो 4 तरह से ये केस बनता है। और आप देखिए कि हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में दीर्घ स्वर ए का आ ही है, इससे आगे कोई ध्वनि नहीं है। तो इसलिए चाहे दीर्घ मिले, चाहे ह्रस्व और दीर्घ मिले आपस में, तो इसका क्या बनेगा, आ, यानी कि दीर्घतम, जो इसका सबसे बड़ा जो रूप है यानी कि दीर्घ है, वही इसमें बनेगा।
इसी प्रकार ई और ई में दीर्घ ई, ऊ और ऊ में दीर्घ ऊ। ये आपकी 3 केसेस हुए दीर्घ और ह्रस्व के मिला के, एक जैसी प्रकृति की हैं ये। तो इसको ए और आ में जब हम मेल करेंगे वो दोनों एक जैसे हो सकते हैं। आ हो सकता है, ए हो सकता है, या ए में आ हो सकता है या आ में ए हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो आ बनेगा, ई और ई का बड़ा मतलब दीर्घ ई बनेगा और इस तरह ये बनेगा। एक केस तो ये हुआ। अब ए और आ यदि री में मिले तो क्या स्थिति बनेगी? री केवल ह्रस्व ही है यहाँ पर, तो उसमें क्या बनेगा? ये अर, रे हलंत है। ध्यान देखिए, ये ध्यान दीजिए, रे हलंत अर। चाहे आ में री मिले चाहे ए में री मिले, दोनों ही स्थितियों में क्या बनेगा? अर बनेगा। आपको वो शब्द ध्यान होगा ना, महा प्लस ऋषि। भले ही आ था उसमें, महा में आ है अंतिम और ऋषि में री है, तो क्या बनता है उसका? महर्षि बनता है। तो यानी कि अर बना है। अब आप आइए कि ए में और आई में अगर हम ये मिलाएं तो क्या बनेगा? ए और आई दोनों किस तरह के हैं? ए संयुक्त है और उसी में एक मात्रा अगर हम जोड़ दें तो वो वृद्धि बन जाता है। तो ये एक जैसे बने। तो यदि ए या आ में हम ए जोड़ें या आई जोड़ें, दोनों ही जोड़ें, तो इसकी वृद्धि हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा? आई बोलते हैं इसको। देखिए आप, चाहे ए मिले ए या आ में, चाहे आई मिले, दोनों स्थितियों में, क्योंकि वृद्धि से आगे तो कोई स्वर है नहीं, तो वृद्धि हो गई इसकी आई में। अच्छा, इसी प्रकार ओ में मिलाएंगे और औ में मिलाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? ये औ ध्वनि में, यानी कि आपका वृद्धि स्वर हो जाएगा ये। तो इससे आगे है नहीं। तो ये, तो अब आप समझ गए होंगे संधि का मतलब कि किस तरह से स्वर आपस में मिलते हैं। अब आप देखिए, अभी हमने क्या किया? ए और आ में हमने ये अन्य स्वर मिलाए थे। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अब अन्य स्वरों में ए या आ मिलाएं तब क्या स्थिति? तो हम सिर्फ ए पर ध्यान देंगे कि अन्य स्वरों में यदि ए मिलाएं, यानी कि अब क्या होगा? अभी तक हमने क्या किया था कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या तो ए है या आ है, और उसमें दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि थी वो ई हो सकती थी, ऊ हो सकती थी, री हो सकती थी, ए आई हो सकती थी, ओ औ हो सकती थी। ठीक है, ये केस तो ये था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब अन्य स्वर हैं, और अन्य स्वर कौन कौन से? ई ऊ री ए आई ओ औ। इनमें यदि ए मिले, मैं ए की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ए से हमें पता लग जाएगा कि क्या बनना है। और उसके बाद अगर आ है तो आ की मात्रा, ई है तो ई की मात्रा, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा, छोटा हुए तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा हुए तो बड़ा ऊ की मात्रा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा सिलसिला। तो सिर्फ हम ए को देखते हैं कि यदि इन स्वरों में ए मिले तो क्या हो, यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि कोई अन्य स्वर होगा, यानी कि ए से भिन्न होगा, ए से भिन्न होगा, वो ए या आ से भिन्न होगा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें ई और ई में, क्योंकि आ में मिलाएंगे, आ में ए मिलाएंगे तो आई बनेगा, तो वो हम पहले दीर्घ में कर चुके, तो वो दीर्घ बन जाएगा उसका। तो अब आप देखिए ई और ई में यदि ए मिले तो क्या बनता है? ये बनता है ई ए। आप जब बोलेंगे एक साथ मिला के ई और ए को, तो निश्चित रूप से अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये की ध्वनि निकलेगी। ई ए को जब एक साथ बोलेंगे, आप कोशिश कीजिए ई ए, तो वो अंतिम रूप से एक मशीन के द्वारा अगर हम प्रयोग करें और फास्ट बोलें, इसको बिल्कुल मिला के बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ और ऊ में जब हम ए मिलाएंगे, ऊ ए को जब एक साथ बोला जाएगा, वो सामान्यतः संभव नहीं है बोलना, वो किसी उपकरण के माध्यम से अगर हम ऐसा करेंगे तब वो ध्वनि आएगी। और ऊ में अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वे बन जाएगा। ऊ और ए मिलकर क्या बनता है? वे। और री में अगर हम ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रे, पूरा रे बन जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए ए में यदि हम ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आए। इसको थोड़ा समझिए आप। ए में जब हम ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आए। और आई में मिलाएंगे तो आए। इसी प्रकार ओ में यदि हम ए को मिलाएंगे तो औ, और औ में मिलाएंगे तो आओ। इसका मैकेनिज्म थोड़ा आप समझिए, मैं आपको करके बताता हूं। आप देखिए ए में हम मिला रहे हैं ए को, ये देखिए आप, ए में हम संधि कर रहे हैं ए की, यानी कि यहां कोई ऐसा शब्द है जिसकी अंतिम ध्वनि ए है और यहां कोई ऐसा शब्द है जिसकी पहली ध्वनि ए है। ठीक है, अब ए का हमने क्या, ए क्या है? संयुक्त स्वर है। इसको हमने क्या बनाया था? ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए में ई, छोटी लिखो या बड़ी लिखो, क्या बनेगा? वो ए बनेगा। और इसमें आप देखिए हमने क्या किया है? ए मिलाया है। अब निकटतम कौन सा हो गया? आप देखिए संधि में एक ये खास बात है कि जो निकटतम ध्वनियां हैं वही मिलती हैं।
आगे पीछे से बीच में कूद के कोई ध्वनि नहीं आएगी। तो अब निकटतम ध्वनिया कौन सी हो गई? दिस वन। ये देखिए आप। और ई में जब ए मिलता है तो क्या बनता है? ये बनता है। और ई में जब ए मिलता है तो क्या बनता है? ये बनता है। और अब पहली ध्वनि क्या थी? ए। तो ये सारा का सारा क्या बन गया? ये सारा का सारा क्या बन गया? आए। इसी तरह आप आई में ए जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे। अब आई कैसे बना था? ये था वृद्धि। और वृद्धि किस में थी? ए में जब आपने ए मिलाया, ए ये मिलाया, तब आपका क्या बना था? आई बना था। अब निकटतम ध्वनिया हो गई ये दोनों, और ये दोनों मिलके अभी हमने क्या बनाया? ए और ए को क्या बनाया? आई बनाया हमने। ए और ये आए। और अब देखिए ए पहले से है और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? अब देखिए ए में जब आई मिलाएंगे तो ए और ए मिलके आ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया? आय। ये देखिए बच्चों, एक जब हम ए में ए मिला रहे हैं तो आई बनता है, और आई में जब ए मिलाएंगे तो क्या बन रहा है? आय बनता है। इसी प्रकार ओ देखिए। अब आप ओ में जब हम आपको ए मिलाएंगे तो ओ कैसे बना था? ओ बना था हमारा ए में ऊ मिलाने से, संयुक्त स्वर था ये। छोटा ऊ ले लो अभी, तो बड़े ऊ से बन सकता है। और फिर इसमें हमने ये तो अब निकटतम कौन सी हो गई? ऊ और ए। और ऊ और ए को जब आप साथ बोलते हो तो संधि क्या बनती है? वह। और ए इसमें पहले से ये साथ है तो क्या बनेगा फिर? ये औ। इसी प्रकार औ को देखिए आप। औ में जब आप ए को मिलाएंगे तो औ क्या है? वृद्धि। और वृद्धि कैसे हुई थी? ए में जब हमने ओ को मिलाया था, और ए, और ओ और ए का अब ये निकटतम ये होगी। तो ओ और ए अभी हम क्या कर रहे थे? औ। ये देखिए आप। और ए पहले से है ही तो इनको मिला के फिर क्या बन जाएगा? आव। तो ये चार केसेस आप बने। ए में जब ए मिला है तो आई बना, आई में ए मिला है तो आय बना, ओ में ए मिला है तो अव, और औ में जब ए मिला है तो क्या बना? आव बना। तो ये मैं यहां बताना चाह रहा था आपको। तो इस तरह से हमारे स्वरों का ये देखिए मेल हुआ। पहले सेम स्वर यानी कि एक जैसी प्रकृति के जब स्वर मिले तो उनका दीर्घ बन गया, चाहे वो ए आ आपस में कैसे ही मिले वो आई बनेगा। ई चाहे कैसे ही मिले वो बड़ी ई बनेगी। ऊ कैसे ही मिले, कैसे मिलेगा मतलब चाहे बड़ा ऊ में छोटा ऊ मिले, चाहे छोटे ऊ में छोटा ऊ मिले, बड़े ऊ में बड़ा ऊ मिले, ऐसे। और फिर जब ए और आ में री मिलेगा तो अर रे हलंत वाला, और ए और आई में जब आप मिलेंगे तो वृद्धि हो जाएगी आई, और ऐसे ही ए आ में जब आप औ और औ मिलाओगे तो वृद्धि हो जाएगी औ। दोनों कोई सा भी मिल सकता है। ठीक इसी तरह ए जब ई में ए मिलेगा तो ये बनेगा, ऊ में जब आ मिलेगा तो ये क्या बोलते हैं इसको, ए मिलेगा तो वह बनेगा, और री में जब ए मिलेगा तो रे बन जाएगा, पूरा रे बन जाएगा क्योंकि स्वर मिल गया। ए में जब मिलेगा ए तो आए, आई में जब मिलेगा ए तो आय, और ओ में जब मिलेगा ए तो आव, और औ में मिलेगा तो आव। और इस तरह देखिए हमने फिर नामकरण किए। जब दोनों स्वर एक प्रकृति के मिले तो उनका दीर्घ हुआ, इसलिए उसका नाम क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है। जब भिन्न स्वर मिले तो कुछ नई ध्वनि बनी, मतलब उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ए में जब हमने ई मिलाया तो ए बना, ए में जब हमने ऊ मिलाया तो ओ बना, नई ध्वनि बनी बिल्कुल। और ए में जब हमने री मिलाया तो अर बना। तो ये जो तीनों केस आए नई ध्वनि के, ये क्या बने? गुण संधि, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। और तीसरा, हमने जब ए में ए मिलाया या आई मिलाया तो वृद्धि संधि बन गई, वृद्धि हो गई उसमें मात्रा की, तो इसलिए ये इसका नाम हमने क्या रखा? वृद्धि संधि। और तीसरा देखिए, चौथा देखिए, एक ई के साथ मिलाएंगे ए को तो ये बना, ऊ के साथ मिलाएंगे तो वह बना, और री के साथ मिलाएंगे तो रे बना, तो ये वे रे। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया? यण संधि। यानी कि ये वे रे आदि बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं। ठीक है। और पांचवा है हमारा ए आय औ आव। तो इसका भी हम पहला ले लेंगे ए वाला, तो ए आदि संधि। ए आदि संधि मतलब ए आदि, यानी कि ए आय औ आव बनते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? आयादि संधि रखा। तो ये स्वर संधि थी हमारी। किस तरह स्वर आपस में, और कोई तरीका मिलने का है नहीं, सारे केसेस हमने ले लिए कि किस तरह से स्वर इसमें मिलते हैं संधि में। और देखिए बिल्कुल नई ध्वनि उसमें आई है। ये हमारा परिचयात्मक व्याख्यान था जिसमें मैंने बताया कि स्वर किस तरह से आपस में मिलते हैं, और उन स्वरों के मिलने से जो नई ध्वनि बनती है
उसका हमने परिचय जाना और उस संधि को हमने नामकरण भी दिया। जो दीर्घ हो रहे थे वो दीर्घ संधि हुए, जो वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि संधि हुई, जिनमें गुणात्मक परिवर्तन था वो गुण संधि हुई, जिनमें य आदि बन रहे थे वो यन संधि हुई, और जिनमें अय आदि बन रहे थे अय, उसको हम क्या बोल रहे थे, अयादि संधि बोल रहे थे। अगले व्याख्यान में हम इसका व्यवहारिक पक्ष करेंगे, यानी कि उदाहरणों से हम इसको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।